हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई न कोई वैकेंसी निकलती रहती है, जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं, चाहे वो आंसर की से रिलेटेड हो या एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो या वैकेंसी से रिलेटेड। और जितनी भी पीडीएफ होती हैं, अगर पीडीएफ होती हैं तो पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूं। आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जिस अपडेट की बात करने वाले हैं ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी अर्थात उत्तर प्रदेश के अनुदेशक भर्ती की परीक्षा जो हुई थी उसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है 8 मई को, अर्थात आज के दिन ही ये फाइनल आंसर की आ गई है। मैं आज रात 10 बजे ये वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, तो ये आज ही के दिन आ गई है। आप अपने क्वेश्चन को मिला लीजिए। अगर हम बात करें कि इस अपडेट में क्या है, थोड़ी डिटेल में अगर चले तो डिटेल में चले, जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, 2022 की वैकेंसी निकाली दी गई थी, जिसकी परीक्षा आपकी 25 फरवरी को परीक्षा ली गई थी और उसकी आंसर की जो है 15/3 माने 15 मार्च को निकाल दी गई थी। उस आंसर की पे जो है आपके जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपत्ति जो दर्ज कराना होता है, आपत्ति दर्ज करने के लिए लिंक वेबसाइट पे दिया गया था और लिंक के बाद ये फाइनल उस लिंक के बाद जो है आपका फाइनल उत्तर कुंजी आ चुकी है संशोधित करके। यहाँ पे देखें कि मास्टर सेट की संशोधित उत्तर कुंजी आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मैं ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसे डाउनलोड किया हूँ, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर हम मास्टर सेट के आंसर कुंजी की बात करें तो हम ये इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चंस जो हैं सभी के आंसर भी दिए गए हैं। तो हम उसको डिटेल में अगर बात करें, डिटेल में का बहुत थोड़ा तेज़ी से कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अगर आपने पेपर दिया तो आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं। जैसे जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था ये कि एसएसडी एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, यादृच्छिक एकाधिक सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय कुंजी दबाए रखें। कौन सी कुंजी दबाए रखें? तो ये आपका कंट्रोल, इसका करेक्ट आंसर कंट्रोल है। थर्ड नंबर की बात करें, एपीके का अर्थ पूछा गया है। तो एपीके का जो अर्थ है ये आपका एंड्रॉयड पैकेज किट, इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि वर्तमान प्रक्रियाओं के सभी पीसीबी की प्रविष्ट में की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रोसेस टेबल, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया है कि एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है पेज ओरिएंटेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो पूछा गया है कि पहले डैश है, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो निफ्ट सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। तो ये क्या है? IFSC, ये आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। उसके बाद 7 नंबर की बात कर लें। तो 7 नंबर आपका जो रहने वाला है, ये पूछा क्या गया है, उपयोगकर्ता से संबंधित डेटा संग्रहित करता है और GSM यानी मोबाइल संचार के लिए ग्लोबल सिस्टम मोबाइल सिस्टम के लिए भी प्रासंगिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चले। तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल में एक शारीरिक जोखिम है। तो इसका करेक्ट आंसर है अपर्याप्त वायु संचार। फिर इसी प्रकार 9 पे चलते हैं। तो 9 में प्राथमिक चिकित्सा में हताहतों की संख्या का तेजी से आकलन करने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण की ABC में ए क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर एयरवे है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात कर लें तो 10 में पूछा गया सिर की चोट, एकाधिक आघात, दिल का दौरा जैसी घातक चिकित्सा समस्याओं के लिए सुनहरा समय क्या है। तो जो आपका 30 मिनट होता है, जैसे ही चोट लगती है उसके 30 मिनट का जो समय होता है ये आपका सुनहरा समय होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा क्या गया है, विद्युत स्रोत से लगी आग में निम्नलिखित में से
किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? अगर विद्युत से लगी है तो क्लास सी का जो है अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो पानी में मिथाइल मर्क्यूरी की उपस्थिति के कारण मानव शरीर पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होता है? तो जीभ की निष्क्रियता, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। तो 13 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण में 3R में से एक नहीं है? ये चीज़ देखिए, ये चीज़ लोग गलती करते हैं। तो नहीं है पूरा है, तो ये रिसर्च, इसका करेक्ट आंसर रिसर्च है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, और यदि आपने पेपर नहीं दिया तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन बच्चों के पास पहुंच जा सके जो बच्चे पेपर दिए हैं। तो हम 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर में पूछा क्या गया है कि गिरती वस्तुओं से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा PPE है? तो हार्ड हैट, ये जो होता है कि ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है उसके लिए, ये सेफ्टी के लिए होता है। 15 नंबर की बात कर लें कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी 14 दिसंबर, करेक्ट आंसर आपका 14 दिसंबर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करता है? तो बैक्टीरिया और कारक, ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर की बात कर लें तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत निरीक्षकों को नियुक्ति करने की सत्ता किसके पास है? ये आपका करेक्ट आंसर समुचित सरकार, ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपका 18 नंबर की बात कर लें तो अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव कितने प्रकार से होता है? जी इसका करेक्ट आंसर आपका दो प्रकार से अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव होता है। उसके बाद 19 नंबर की बात कर लें, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत साइट मूल्यांकन समिति का गठन कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है राज्य सरकार, राज्य सरकार उसका जो है मूल्यांकन समिति का गठन करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें तो 20 में क्या पूछा गया है कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किसी फैक्ट्री में एक वयस्क कर्मचारी के लिए सामान्य काम के घंटे क्या हैं? तो किसी भी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं, 48 घंटे से अधिक काम नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम बात करते हैं कि 21 नंबर की, तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 7 की उपधारा 4 के तहत नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में व्यथित कोई भी व्यक्ति किस समयावधि के भीतर अपील कर सकता है? जी 60 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है। उसके बाद हम 22 नंबर पे आते हैं। तो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार प्रशिक्षु को रोजगार चोट के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा? जी नियोक्ता जो है, एम्प्लॉयर जो है, वो इसका मुआवजा जो है भुगतान करेगा। उसके बाद हम आते हैं 23 नंबर पे। तो 23 नंबर में पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कर्मचारी नहीं है? तो सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य, ये जो है 1948 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा के अधीन कर्मचारी नहीं है। उसके बाद आप 24 नंबर की बात कर लें। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षु को व्यवहारिक और बुनियादी प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कौन करेगा? जी नियोक्ता, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लें तो वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत किसी भी कर्मचारी पर किसी भी वेतन अवधि में जुर्माने की कुल राशि कितनी हो सकती है? तो अगर हम कुल राशि की बात कर लें तो ये आपके जुर्माने की राशि उस वेतन अवधि में देय वेतन के 3% के बराबर से अधिक नहीं हो सकती, 3% से बराबर से अधिक नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सा वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत दावों को सुनने का प्राधिकारी नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंस्पेक्टर अर्थात निरीक्षक, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 27 नंबर की बात कर लें तो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम वेतन का भुगतान न करने की स्थिति में दावा आवेदन दायर करने के लिए कौन अधिकृत है? तो कर्मचारी स्वयं जो है, यानी द एम्प्लॉय हिमसेल्फ, ये इसका जो है करेक्ट आंसर है।
उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से क्या बोल रहा है कि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में कौन सी धारा पूर्ण विकलांगता शब्द को परिभाषित करती है? जी, धारा 2(1)(l), ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत शामिल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर पे। तो 30 नंबर में क्या पूछा गया? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण अधिनियम 2013 के अनुसार आंतरिक समिति के गठन के लिए किसी प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या से संबंधित शर्त क्या है? तो 10 या उससे अधिक, ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अधीन रोजगार की चोट परिणाम स्वरूप अस्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में किसी कर्मचारी को देय क्षतिपूर्ति की राशि क्या है? कितनी राशि दी जाएगी? तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है संगत गुणांक से गुणा किए गए मासिक वेतन के 60% के बराबर राशि या 1,40,000 की राशि से अधिक राशि जो भी अधिक हो उतना दिया जा सकता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम 32 नंबर की बात कर लें तो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अधीन रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है समुचित सरकार। 32 नंबर का करेक्ट आंसर समुचित सरकार है। 33 नंबर की बात कर लें तो 33 नंबर में क्या बोला गया है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जांच न्यायालयों को समुचित सरकार को रिपोर्ट सौंपने की समय अवधि क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आमतौर पर इसकी जांच शुरू होने से 6 महीने के भीतर, ये करेक्ट आंसर है। 34 नंबर की बात कर लें तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत यौन उत्पीड़न शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 2(n), ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 35 नंबर की बात कर लें तो 35 नंबर में पूछा क्या गया कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में न्यूनतम संशोधन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया है? तो अगर इसकी हम बात कर ले तो 2017 में जो है इसका संशोधन किया गया है। उसके बाद 36 नंबर की बात कर ले तो निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठान में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वे प्रतिष्ठान जहां ESI अधिनियम लागू नहीं है, ESI एक्ट आपका लागू नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद 37 नंबर की बात कर लें तो 37 नंबर आपका है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन मध्यस्थ के चयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मध्यस्थ चयन में पक्षकार स्वतंत्र नहीं है, ये आपका गलत है। उसके बाद आपका 38 नंबर पे आते हैं, यानी इसका 37 का जो करेक्ट आंसर है मध्यस्थ के चयन के पक्षकार स्वतंत्र नहीं है, ये सही आंसर है। उसके बाद 38 नंबर की बात कर लें तो 38 नंबर में वस्तुनिष्ठ परीक्षा परिणाम वही होगा, इसका आंसर जो है वही होगा चाहे परीक्षण किसी ने भी किया हो, परीक्षण किसी ने भी किया हो, परिणाम तो वही रहना चाहिए। 39 नंबर की बात कर लें तो हस्तक्षेप एक नई या अलग प्रक्रिया है जिसका मूल्यांकन या प्रयोग द्वारा परीक्षण किया जाता है, इसका ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद 40 नंबर की बात कर लें तो 40 नंबर में क्या पूछा गया है कि इनमें से किस गुणवत्ता प्रबंध पद्धति को गुणवत्तापूर्ण कार्य में व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए की तकनीकी के रूप में अपनाया गया है? तो 6 सिग्मा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद 41 नंबर की बात कर लें तो 41 नंबर में क्या पूछा गया है? TQM कार्यक्रम के माध्यम से किसी कंपनी को बदलने के लिए इनमें से कौन सा दिशा निर्देश हमेशा लागू नहीं होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर इसमें 5 साल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लें तो निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर ले, नियंत्रण चार्ट पर भिन्नताएं निम्नलिखित में से किसे छोड़कर इन सभी मामलों को संभालती हैं? जिसका जो करेक्ट आंसर है आवश्यकताओं से विनिर्देशों के भीतर सिग्मा के अधिक स्तर के साथ उच्च गुणवत्ता, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 44 की बात कर लें तो निम्नलिखित में से किसने
पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। उसके बाद हम आते हैं 45 नंबर पे। तो 45 नंबर क्या पूछा गया है कि छप्पर मेला जो सितंबर माह में किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो छप्पर मेला जो आयोजित किया जाता है जिसमें सांप के देवता को माना जाता है, सांपों को देवता माना जाता है, ये पंजाब में होता है। यहाँ पे सांपों को देवता माना जाता है। ये 45 नंबर आपका 45 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद 46 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 46 क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी जी थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 47 नंबर की बात कर लें, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? तो आपका 51A से है। उसके बाद 48 नंबर पे आते हैं। तो संसद और उसके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत प्रदान की गई हैं? आपका अनुच्छेद 105 के अंतर्गत प्रदान की गई हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन जो आंसर है 105, अनुच्छेद 105, ये सही आंसर है। उसके बाद हम बात कर लें 49 नंबर की। तो 49 नंबर में क्या पूछा गया है कि जो बघेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के भेष में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? राई। इसका करेक्ट आंसर राई है। 50 की बात कर लें तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 से 28 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो ये इसका 50 का करेक्ट आंसर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बाकी के 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे कोई न कोई जॉब निकलती रहती है तो उसको आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो उसको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। और यदि आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 51 पे। तो 51 क्या दिया है? राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान किसके द्वारा शासित होता है? पूर्णांक। इसका करेक्ट आंसर पूर्णांक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 52 क्वेश्चन। ये 52 क्वेश्चन हो गया। किसी भारत के संविधान में कानूनी सार्वजनिक कृत्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता 7वीं अनुसूची के निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? जी समवर्ती सूची, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से बात कर लें कि आपका 53 नंबर पे तो 5वीं योजना का अंतिम मसौदा तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और गेहूं के थोक व्यापार पर सरकारी नियंत्रण की विफलता के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति में उत्पन्न आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में द्वारा कौन तैयार किया था? डीपी धार, ये इनका करेक्ट आंसर है। इनके द्वारा यह तैयार किया गया था। उसके बाद हम आते हैं 54 नंबर पे। 54 नंबर आपका क्या पूछा गया है कि हरित क्रांति के दौरान सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों में क्या भूमिका निभाई? तो उन्होंने कीटों के हमलों से बर्बादी का खतरा कम कर दिया। ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 55 नंबर की बात कर लें तो निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया है? ये आपका करेक्ट आंसर नीति आयोग द्वारा है। ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 56 नंबर की बात कर ले तो 56 नंबर आपका रहने वाला है निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को फसल के नुकसान के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने पर केंद्रित है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद आपका 57 नंबर पे आ जाते हैं कार्बन की परमाणु संहति क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 12 है, यानी द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये 12 है। इसका करेक्ट आंसर 12 है। उसके बाद 58 पे आते हैं। तो 58 नंबर पे जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान के लिए नीति आयोग के तहत एक स्थायित्व संस्थान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है नीलर्ड इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 59 की यानी 59 की। रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किसी सहायता से होता है? एरिथ्रोसाइट, इसके द्वारा आपका जो है रक्त का परिवहन होता है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि 60 नंबर पे तो शुक्राणुओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण आपका वृषण द्वारा होता है, टेस्टिज के द्वारा होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 61 नंबर की बात कर लें तो ई पारवाई
ई कार्रवाई जो है आपका भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित द्वारा बनाई गई एआई आधारित मोतियाबिंदु जांच करने की जो एआई आधारित टेक्नोलॉजी है किसके द्वारा बनाई गई थी? ये आपका तमिलनाडु द्वारा बनाई गई है, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 62 नंबर की बात करते हैं, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गति के सापेक्ष बढ़ती है, ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके गति के सापेक्ष बढ़ती है। उसके बाद हम बात कर देते हैं मैथ के क्वेश्चंस पे। ये आपका 63 नंबर पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये समीकरण दिया गया है x + x का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर = 0। इसका जो करेक्ट आंसर है इसका 1, इसका करेक्ट आंसर आने वाला। फिर उसके बाद आप बात कर ले 64 नंबर की। तो 64 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में संख्याओं में कौन सी सबसे बड़ी? यह जो संख्या दी गई है 2√2, √7, 2√3 और आपका √5, इसमें जो करेक्ट आंसर आपका सबसे बड़ी संख्या 2√3, ये सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 65 नंबर की। 65 नंबर में जो पूछा गया है कि ये समीकरण दिया गया, ये समीकरण आप यहाँ पे देखें तो समीकरण दिया गया, इसको सरल करने के लिए बोला गया। इसका जो आंसर है ये आपका 6561, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं कि 66 नंबर पे। तो 66 नंबर में क्या पूछा गया है कि राहुल का 9 पारियों में एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, औसत 8 रन बढ़ गया। नया औसत क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 28 है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 67 नंबर की। तो 67 नंबर में ये आपका समीकरण दिया गया है। इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आता है वो पूछा गया। तो जो करेक्ट आंसर 29 आएगा, तो उसका करेक्ट आंसर है जाएगा। 68 नंबर की बात कर लें तो निम्नलिखित में से, ये आपका हिंदी के क्वेश्चन हो गए। हिंदी के क्वेश्चन में पूछा गया कि हिरण्यगर्भ, चतुरानन और विधि किसके पर्यायवाची हैं? तो जी ब्रह्मा के, ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं हिरण्यगर्भ, चतुरानन और विधि। उसके बाद हम बात करते हैं 69 की। तो 69 पे आपका 69 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म कौन सा है वो पूछा गया। तो ये आपका आकुंचन प्रसारण, ये सही विलोम युग्म है। 70 नंबर की बात कर ले तो 70 नंबर है निम्नलिखित में से किस विकल्प में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के रूप में शब्द के सही अर्थ भेद हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पूर्णांक, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात कर लेते हैं 71 नंबर की। तो निम्नलिखित में से क्रिया संबंधित अशुद्धि किस विकल्प में है? तो क्रिया संबंधित जो अशुद्धि है आपका ये पूर्णांक है, इसका करेक्ट आंसर पूर्णांक रहने वाला है। उसके बाद अगर हम 72 नंबर की बात कर लें तो 72 नंबर में ये आपका मिलान दिया गया था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अर्थात पहला का सी, दूसरा का डी और तीसरा का ए, चौथा का बी, ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं 73 की तरफ। 73 में पूछा क्या गया है कि बास्केटबॉल में निम्नलिखित में से कौन ड्रिबलिंग का प्रकार नहीं है? धक्का देना जो है ड्रिबलिंग का प्रकार नहीं है। हम 74 नंबर की बात कर लें तो 74 नंबर में क्या पूछा गया है? ब्रिक्स देशों द्वारा 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, न्यू डेवलपमेंट जो ब्रिक्स देश द्वारा स्थापित किया गया था 2015 में, उसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, इसका करेक्ट आंसर संघाई है। तो चलते हैं 75 नंबर पे। 75 नंबर में क्या पूछा गया? गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम चलते हैं 76 नंबर पे। तो 76 नंबर में पूछा क्या गया था? रिंगिट किसकी रचना है, किसकी मुद्रा है? रिंगिट किसकी मुद्रा है? तो ये आपकी मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। 77 नंबर की बात कर लें तो दूरसंचार कौशल सेवाओं विनिर्माण अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए डॉट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार, ये इसका करेक्ट आंसर है 77 नंबर का। अगर हम 78 नंबर की बात कर लें तो प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी पूछा गया है, बौद्ध के लिए पवित्र है। जो राजधानी आपकी पवित्र है उसका, क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने महान उपदेश या महान चमत्कार किए थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर श्रावस्ती में ये हुआ था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 79 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की समवर्ती सूची नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है?
बाय मिस्टेक मैंने गलत पढ़ लिया था। तो सीमावर्ती जो राज्य आपका उड़ीसा जो है सीमावर्ती राज्य नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद 80 नंबर की बात कर ले तो यूपी के कुष्ठ रोग पेंशन योजना के लाभार्थियों को कितना मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है? तो ये आपका क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर 3000 होता है। उसके बाद 81 नंबर की बात कर लें तो यूपी के नृत्य में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है, तो ये चारकुला नृत्य होता है, उसमें ऐसा किया जाता है। ये आपका 81 नंबर का करेक्ट आंसर है। हम चलते हैं 82 नंबर पे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली बेसिस पे कोई न कोई अपडेट मिल जाएगी, कोई न कोई जॉब मिल जाएगी और उसके कोई न कोई जॉब की अपडेट मिल जाएगी। और उसके बाद यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन सभी बच्चों के पास पहुंच जाए जिन्होंने पेपर दिया है और अपने आंसर की को मिला ले। और इस PDF को पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 88 नंबर पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? जी, इसका करेक्ट आंसर आपका सारनाथ। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं 83 नंबर पे, तो 83 नंबर में क्या पूछा गया है कि गिव, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, गिव प्लूरल फॉर्म ऑफ हिप्पोथेसिस। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हिप्पोथेसिस, यानी जो प्लूरल फॉर्म है थेसिस, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपका 84 नंबर की बात कर ले। 84 नंबर में पूछा गया है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म एक्वारियम। एक्वारियम का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका एक्वारियम का प्लूरल फॉर्म पूछा गया है, यानी हिंदी में बात करें तो बहुवचन पूछा गया, तो ये इसका एक्वारिया इसका करेक्ट आंसर है। 85 नंबर की बात कर ले तो 85 नंबर में पूछा गया है द करेक्ट टेंस। आपका जो करेक्ट टेंस पूछा गया तो यहाँ पे जो भरने का, जैसे ब्रेकफास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट मील, आई के बाद ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट, आई ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट, यानी ऑलवेज टेक यहाँ पे फिलअप होगा। उसके बाद हम 86 नंबर पे चले तो 86 नंबर पे जो पूछा गया आपका चूज द करेक्ट टेंस, यहाँ पे करेक्ट टेंस चूज करना है। तो यहाँ पे आपका जो होगा करेक्ट आंसर आई एम ट्राइड सिंस आई के बाद भरना आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर द लास्ट 3 आवर्स, ये करेक्ट आंसर है। 87 नंबर की बात कर लें तो विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन, यानी जो आपका कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट पंक्चुएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि सरह इज स्टडिंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं 88 नंबर पे। तो उपयुक्त उपयोगकर्ता को भेजे गए ईमेल, अगर किसी को ईमेल भेजा जाता तो वो कहाँ पे जाता है? तो वो इनबॉक्स में जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 89 में क्वेश्चन क्या है कि हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जब हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो आप प्रिंटर का उपयोग करते हैं, ये करेक्ट आंसर है। 90 की बात कर ले, मात्र 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन और बचे हैं। तो MS एक्सेल सीट में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका कंट्रोल स्पेस बार का उपयोग किया जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 91 नंबर की बात कर लें तो 91 नंबर में क्या पूछा गया कि फंक्शन उन सेलों की संख्या को गणना करता है जिनमें संख्या होती हैं और एक्सेल वर्कशीट में तर्कों की सूची के भीतर संख्याओं की गणना करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका काउंट, ये आपका करेक्ट आंसर काउंट है। 91 नंबर का करेक्ट आंसर काउंट है। उसके बाद चलते हैं 92 पे, मात्र 8 क्वेश्चन बचे हैं आपके। तो 92 क्वेश्चन जो पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से किस तालिका का रख रखाव नहीं करता है? तो थ्रेड टेबल जो है ये रख रखाव नहीं करता है, ये करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से 93 क्वेश्चन की बात कर लें तो कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क का एक उदाहरण है। तो ये जो कॉलेज कैंपस और बिल्डिंग में जो नेटवर्क लगे रहते हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, यानी लैन, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 94 नंबर की बात कर ले तो MS वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार 1 पॉइंट तक कैसे बढ़ा सकते हैं? तो कंट्रोल प्लस ये स्क्वायर ब्रैकेट दबाकर आप उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला घटक नहीं है? तो पिक्चर जो है एक्सेल में फार्मूला घटक नहीं है। ये कंप्यूटर के सब क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस होंगे लगभग। उसके बाद आपके 96 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉक्स, एनग्रेव को, फिर आपका इस यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट्स यहाँ पे भरा जाएगा के रूप में जाना जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है।
हम 97 पे चलते हैं, 97 पे हम आ गए। वर्ड में 8.5 इंटू 14 के आकार वाले कागज़ को क्या कहा जाता है? तो इसको पूर्णांक बोला जाता है, यानी फुल मार्क्स ये बोला जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं 98 क्वेश्चन पे। तो 98 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यहाँ पे 98 क्वेश्चन पूछा गया कि CRT का मतलब क्या है, यानी सीधे सीधे CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से हम 99 क्वेश्चन की बात कर लें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। हम आ गए 100 नंबर पे। 100 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उस पे हम आ गए। ये आपका 100 नंबर है। तो 100 नंबर आप देखने से पहले आप मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो वो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर PDF पाना चाहते तो PDF मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपका कोई दोस्त हो तो उसको भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी अपने आंसर की को मिला सके। तो 100 नंबर की बात कर लें तो एक्सेल में कभी कभी किसी सेल में वास्तविक डेटा के स्थान पे, कभी कभी कोई डेटा के स्थान पे ये आपका चिन्ह प्रदर्शित होता है। तो इसका क्या मतलब है ये पूछ रहा। तो सेल कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है, मतलब जो है कॉलम ज़्यादा जगह नहीं है वो पर्याप्त करने के लिए, इसलिए ऐसा आपका सिंबल आता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मैंने 1 से लेकर 100 क्वेश्चन को कवर किया। और एक बार फिर से यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे कोई ना कोई जॉब निकलती है, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, आपकी ITI डिप्लोमा BTech से